अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साल 2018 की ये आखिरी सुबह है और इस साल में भी हमने आपके साथ जो एक सच का सफ़र है, बावसूख खबरें देने का सफ़र है, वो जारी रखा। आने वाले सालों में भी हम आपके साथ ये कमिटमेंट करते हैं कि ये सिलसिला, ये सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम में भी वो खबरें जो आम तौर पर आपके सामने नहीं लाई जाती हैं, ऐसी खबरें जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ रोज़नामा 92 न्यूज़ का हिस्सा हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट्स के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या कुछ होता है, ये भी हम बदस्तूर हस्ब रिवायत आपके सामने रखेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से इब्राहिम रिंद हैं, पेशावर से तैमूर खान ने भी हमें ज्वाइन किया है, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है अजहर जतोई साहब ने, इकराम होती साहब और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने भी। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इब्राहिम रिंद आपकी तरफ आएंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल, और हमने ख़बरों में बहुत ज़्यादा इस अस्पताल का नाम सुना, बिलखुसूस कराची के अंदर जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होते थे या फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी था, ज़्यादातर लोगों को यहाँ मुंतकिल किया जाता था। लेकिन आपकी खबर है, आप बता रहे हैं कि अपना ब्लड बैंक तक नहीं है इस अस्पताल में। इसके साथ साथ लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर दिया जाता है। ये क्या सूबाई हुकूमत सिंध की है उसके ज़ेरे इंतज़ाम है, या फिर कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसको देख रहा है? इसको जो भी देख रहा है, इंतज़ामात मुकम्मल क्यों नहीं हैं, यहाँ पर सहूलियात क्यों नहीं हैं? जी देखें, बिल्कुल महकमा सेहत KMC के मातहत ये अस्पताल है जो कि कराची में सबसे बड़ा अस्पताल है। कराची के मुख्तलिफ गुंजानाबाद इलाकों को ये कवर करता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे ही हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात थे उसमें ज़्यादातर ज़ख्मी यहाँ पर लाए जाते हैं, जैसे कि कुरंगी, औरंगी, कतर अस्पताल, कतर इलाके के से भी वहाँ से रिफ़र होकर यहाँ पर आते थे। और जबकि मंगो पीर और जो दीगर इलाके, लियाकताबाद है, सुरजानी टाउन है, बहुत सारे बड़े बड़े रकबे को ये कवर करता है और यहाँ पर लाए जाते थे। लेकिन जब सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल था तो उस दौर में कुछ अच्छा इंतज़ाम था, वहाँ पे तमाम सहूलतें मौजूद थीं, लेकिन ब्लड बैंक और लैब उस वक्त भी नहीं थी। और कई साल गुजरने के बावजूद आज भी इनके ब्लड बैंक और लैब नहीं है, जिसकी वजह से जो ज़ख्मी आते हैं या कोई OPD में आते हैं या दाखिल होते हैं, उनको आज तक जो है इब्तदाई सहूलतें मौजूद नहीं हैं। तमाम जो दवाएं हैं वो बाहर से मंगवाई जाती हैं, जो टेस्ट है मुख्तलिफ वो भी जो निजी लैब से करवाए जाते हैं। और जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने अपने निजी लैब कायम किए हुए हैं, निजी अस्पताल कायम किए हुए हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि जो अस्पताल में है अब्बासी में, उनको यहाँ से लेकर निजी अपने अस्पताल में ले जाएं और अपने निजी लैब से टेस्ट करवाएं। और एक तरह का ये कारोबार शुरू कर रखा है तकरीबन कई सालों से। अब KMC के अस्पताल जो है, अब्बासी शहीद अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल समझा जाता था, अब इंतहाई बहुत बुरा हाल है इसका। जो भी मरीज़ आते हैं यहाँ से रिफ़र होते हैं दीगर अस्पताल में, या तो निजी अस्पताल में चले जाते हैं या फिर सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल में चले जाते हैं। और दूसरी बात यह कि न्यूरो सर्जन भी यहाँ पर नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई रोड एक्सीडेंट होता है या कोई बुलेट लग जाती है सर पे, तो उनको भी जिना अस्पताल में रेफ़र किया जाता है। और कुछ अर्से पहले भी इस तरह का एक हादसा पेश आया था जिसमें औरंगी टाउन में बुलेट लगी थी सर में, और उसको न्यूरो सर्जन ना होने की वजह से मरीज सुबह से शाम तक अब्बासी शहीद में रहा था और आखिरकार शाम को उनको रिफ़र कर दिया। और जो रास्ते में इंतकाल कर गया था और शदीद एहतजाज भी किया गया था। मेयर कराची जो है वसीम अख्तर, वो भी इस पर तवज्जो नहीं देते, सिर्फ आते हैं चक्कर लगा के चले जाते हैं। जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो भी तकरीबन जो है वो सियासी भर्ती किए हुए, जिसकी वजह से बहुत बुरा हाल है। बहुत बड़ा अस्पताल था लेकिन अब बहुत ही खस्ता हाल होता जा रहा है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम नहीं है, तमाम जो खाकरोब है वो निजी स्टाफ के हवाले किए गए, जो भी हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पे यहाँ पे तैनात हैं। जबकि अभी डॉक्टर भी अपने मर्ज़ी से आते हैं, मर्ज़ी पे जाते हैं। जो भी यहाँ पे सुबह आते हैं मरीज़ OPD में कई घंटों तक बैठे रहते हैं, और जब उनका नंबर आता है तो लैब बंद, जो निजी लैब है वहाँ से भी लेकर आते हैं, जो वहाँ से टेस्ट करा कर आते हैं, तो वहाँ डॉक्टर चले जाते हैं। और इंतहाई यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। और देखा जाए तो इनके जो अंदर कॉलोनी बनी है। अच्छा इब्राहिम, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची के अस्पतालों के मामले पर नोटिस लिया गया और उसके बाद हमने देखा कि बहुत से अस्पतालों की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। लेकिन अगर हम बात करें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की, तो सूरत हाल मजीद खराब तर हो चुकी है। मसला है क्या
क्या बजट मुख्तस नहीं किया गया? चूंकि सिंध गवर्नमेंट के पास फंड्स की किल्लत तो नहीं है, अगर बजट मुख्तस किया गया तो उसके बावजूद सहूलियात मरीजों को क्यों नहीं मिल रही? और उसके बाद अस्पताल के नाम के ऊपर जो गैस का मीटर तनसीब किया गया था, उसी मीटर से बाकी जितने उसके रिहायशी उसके जो घर है वहाँ पर, वो भी इसी हॉस्पिटल की गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी खिलाफ ज़ाब्ता है। तो इसकी मामलात को बेहतर करने के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे? जी देखिए, इनके पास फंड्स की कमी नहीं है। ये सिर्फ हमेशा रोया जाता है केएमसी की तरफ से कि इनके पास फंड्स नहीं है। फंड्स की कमी कुछ नहीं है। केएमसी के पास भी फंड्स बहुत हैं। अगर बल्दियात के पास देखा जाए तो उनके पास भी फंड्स बहुत हैं। ये सिर्फ सियासी बयान होता है कि इनके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं। ये अफसरान की मिली बखस है, मुबैना करप्शन के, वहाँ पे करप्शन के गढ़ बनाया हुआ है। यहाँ पे इंतजामी अफसरान MS तैनात हैं सियासी बुनियादों पर, DMS AMS तमाम लोग। और जो अस्पताल का गैस है वो जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे चोरी करके इस्तेमाल की जा रही है, जिस पर लाखों रुपए का बिल आया था अभी हालिया में। तो जिस पर अस्पताल के MS डॉक्टर नदीम राजपूत ने अभी एक सर्कुलर भी निकाला था कि तमाम मुलाजमीन अपने अपने गैस के मीटर लगवाएं ताकि पूरा बोझ जो है अब्बासी शहीद अस्पताल के ऊपर ना आए। जबकि बिजली का भी यही हाल है, बिजली भी अस्पताल की इस्तेमाल की जा रही है। मुलाजमीन ने अपने घरों में एयर कंडीशन लगाए हुए थे अभी गर्मियों के सीज़न में, वो भी एक बड़ा बर्डन हो जाता है। जबकि जो टेलीफोन के बिल्स हैं वो भी कट चुके हैं। कई दफ़ा के मुलाजमीन अपने घरों से फ़ोन करते हैं बैरून मुल्क या फिर अंदरून मुल्क, तो वो भी बड़ी तादाद भारी जो है वो बिल आते थे, जिसकी वजह से अस्पताल की इंतजाम में अब उनको ये इकदाम करना पड़ा कि अब गैस के अपने मीटर लगवाएं, जबकि अरसे के बाद बिजली के भी अपने मीटर लगाने के इकदाम किए जा रहे हैं। और जो पानी आता है अस्पताल का, पानी जो बाज़-औक़ात पानी नहीं होता तो वो टैंकर डलवाते हैं अस्पताल की इंतजाम में, तो वो पानी भी मुलाजमीन जो है वो चोरी करके अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेयर कराची को चाहिए, वजीर बल्दियात को चाहिए कि आएँ यहाँ पे देखें, इतना बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, देखें कि मरीजों को किस तरह की सहूलत मिल रही है। शेख इब्राहिम रिंद, आपने अपडेट किया है कराची से शहीद अस्पताल में जो बदइंतजामी है, जो सहूलियात फराहम ना करने का सिलसिला जारी है। मेयर कराची जो हैं उनसे अहले इलाका भी मुतालबा कर रहे हैं कि अस्पताल में कम अज़ कम बुनियादी सहूलियात तो दे दी जाएं। एक और इंतहाई अहम मामला है, हबको और निजी स्टील मिल्स कंपनियों को पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का खिलाफ ज़ाब्ता टास्क देने का इंकशाफ हुआ है। 4 जनवरी को पाकिस्तान स्टील मिल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास भी तलब कर लिया गया है। भट्टी साहब, जो मुशीर सनत और तिजारत हैं रज़ाक दाऊद साहब, वो सारे इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझा दें, जो निजी स्टील मिल्स कंपनियाँ हैं वो पाकिस्तान स्टील मिल्स की कंपेटिटर्स हैं, उनकी मुखालिफत में, उनके मुकाबले में एक बिज़नेस कर रही हैं। आप मुकाबला करने वाली कंपनियों को कैसे एक बहुत बड़ी कंपनी को बेहतर करने के लिए उनसे राय मांग सकते हैं? फैसल, यकीनी तौर के ऊपर ये बहुत हैरानकुन और परेशानकुन सूरत हाल है। पाकिस्तान स्टील मिल्स वो इदारा जिसको मुनज़्ज़म तरीके से माली तौर पर और उसके ऑपरेशन के लिहाज से तबाही से दो चार किया गया, जिसका खसारा मजमूई तौर पर 475 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। जून 2015 से इसके गैस कनेक्शन मुनक़ता होने के बाद इस पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो हर घंटे का खसारा है वो 50 लाख रुपए है। बाकी इसके मसाइल अपनी जगह के ऊपर, लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर फैसल एक 7 साल का एक गोल्डन पीरियड था 2001 से 2007 के दौरान। इसी पाकिस्तान स्टील मिल ने जो 2001 से कबल खसारे का शिकार थी, 2001 से 2007 के दौरान पाकिस्तान स्टील मिल ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। वो दौर जो एक डिक्टेटर का दौर था, लेकिन 2008 के बाद अचानक फिर एक माली तौर के ऊपर एक तनज़ली का सिलसिला शुरू हुआ, अरबों रुपए का खसारे का सिलसिला जारी रहा और वो सिलसिला 2008 से 2018 तक मुसलसल जारी है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर पोटेंशियल मौजूद था। माजी में भी इसको डेलीबरेटली इसको तबाही से दो चार किया गया मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए, जिसका मकसद क्या था, वो कंसेशनरी SROs हों या दीगर इसके जो मुसाबकी इसके इदारे थे, अल्टीमेटली वो परवान चढ़ते रहे और ये इदारा खसारे से दो चार रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कौम के साथ वादा किया था
कि पाकिस्तान स्टील मिल, PIA समेत दीगर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं खसारे से दो चार, इनके खसारे को मुनाफे में बदलेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से निकाला गया और उसके बाद फैसला किया गया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का ऑपरेशन बहाल किया जाएगा। अक्टूबर में यह फैसला हुआ था कि 45 रोज के अंदर इसके ऑपरेशन को बहाल करने का प्लान बनेगा। वो प्लान ना बन सका, लेकिन अब हैरानकुन तौर के ऊपर मुशीर सनत और पैदावार रज़ाक दाऊद साहब ने हबको समेत अपने दीगर चंद जो उनके कारोबारी, उनके बहुत करीबी उनके रुफ़का हैं, उन पर मबनी एक ऐसा टास्क फोर्स, एक ऐसा ग्रुप तश्कील दिया है जो पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के ऊपर जिसने काम शुरू कर दिया है, जो कि मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात तैयार करके हुकूमत के सुपुर्द करेगा। इस ग्रुप में कौन से लोग मौजूद हैं? हक्को के लोग मौजूद हैं, एंग्रो पॉलीमर के लोग मौजूद हैं और बेशतर वो लोग हैं जिनका मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के साथ कोई उनका रियल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कराची के कुछ निजी स्टील कंपनियों के मालकान को भी इस ग्रुप का हिस्सा बनाया गया है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वो कंपनियां जिन्हें पता है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का जैसे ही पहिया चल पड़ा, जैसे ही पाकिस्तान स्टील मिल ने प्रोडक्शन स्टार्ट की, सबसे पहले डेंट उन्हें पड़ेगा। जो मार्केट शेयर है, अल्टीमेटली पाकिस्तान स्टील मिल अपना मार्केट शेयर कैप्चर करेगी। तो किस तरीके के साथ वो कंपनियां जो उसके कंपटीटर हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों के दौरान जिन्होंने अरबों रुपए का मुनाफा कमाया है, वही लोग आगे बढ़ के पाकिस्तान स्टील मिल को इफेक्टिवली और सस्टेनेबल तरीके के साथ उसका ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के लिए उसका प्लान देंगे। ये बहुत हैरानकुन बात है। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, पेपर रूल इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आप किसी निजी कंपनी को आप ये टास्क दे दें। वजारत सनअत और पैदावार ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत लिखा और कहा गया कि ये जो ग्रुप जिसका हमने सिलेक्शन की है, आप इस ग्रुप को इसको जो स्टील मिल्स की बहाली का प्लान है, इसकी अप्रूवल दें और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान स्टील मिल के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स हैं वो इनके हवाले करें। और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ये ग्रुप जो स्टील मिल्स की बहाली के लिए काम कर रहा है, ये वो तमाम तर दस्तावेजात दोबारा आपके हवाले कर देगा। जब 10 से 12 अफराद पर मुश्तमिल सैकड़ों फोटो कॉपीज करवा के आप उनके हवाले करेंगे और फिर वो वापस करेंगे और पाकिस्तान स्टील मिल्स की कॉन्फिडेंशियल मालूमात, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन का वो कोई ना चुराए, उसका मिसयूज ना करे, इसका मतलब आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद ये किया जा चुका है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 4 जनवरी को इजलास तलब किया गया, जिसके अंदर ये सारा मामला जेर गौर आएगा कि इन कंपनियों को सारा रिकॉर्ड इन कंपनियों के हवाले कर दें। सिर्फ यही नहीं, अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस मामले की इजाजत नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद हबको की कंपनी को CEO ने इस बात की तस्दीक की है कि हमारे कुछ लोग पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के प्लान के ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। यही नहीं, बल्कि वजारत सनअत और पैदावार के एडिशनल सेक्रेटरी मतर न्याज राना साहब खिलाफे ज़ाब्ता वो कराची का विजिट करते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स के अफसरान और मुलाजमीन को लेकर वो मुख्तलिफ प्राइवेट प्लेसेस के ऊपर हबको और दीगर स्टील मिल्स के कंपनियों के अफसरान मालकान के साथ, उनके मुलाजमीन के साथ पाकिस्तान स्टील मिल्स के अफसरान और मुलाजमीन की मीटिंग करवाते हैं कराची में जाकर। खिलाफे ज़ाब्ता है जिसकी एग्जाम्पल कोई नहीं मिलती। मसला क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, CFO अपॉइंट नहीं है, बिल्कुल उसको लूला लंगड़ा रखा गया है। जो वादा किया गया था कि जिन्होंने स्टील मिल्स को नुकसान पहुंचाया है उनका एहतसाब होगा, जिन्होंने इसके राजी को हटाने की कोशिश की उस हवाले से कोई अभी तक काम नहीं तश्कील दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कीलें 9 होनी थी, इसके ऊपर ताहाल कोई काम नहीं किया गया। अगर काम किया गया है तो हबको समेत दीगर चंद स्टील मिल्स के कंपनियों के लोगों को पाकिस्तान स्टील मिल्स के जाकर तमाम डाटा हासिल करके, तमाम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हासिल करके उन्हें एक प्लान बनाने का टास्क सौंपा गया है। हमें ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रूस और चीन की कंपनियों ने एक मरतबा फिर पेशकश की है कि वो पाकिस्तान स्टील मिल को G2G बेसिस के ऊपर दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। उस रूसी कंपनी ने जिसने पाकिस्तान स्टील मिल्स 1973 में लगाने का काम शुरू किया था, उसकी जानिब से भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को प्रपोजल दी गई है। और वो प्रपोजल उस कंपनी की जानिब से जो यूक्रेन और रशिया के रीजन के अंदर दुनिया के सबसे बड़े स्टील के एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन उनकी जानिब को तवज्जो देने को तैयार नहीं है। 2 साल कबल चीनी कंपनी सीनो स्टील ने उन्होंने एक पूरी स्टडी की थी, पूरी रिपोर्ट तैयार की थी कि पाकिस्तान स्टील मिल को कैसे हम उसके पांव पर खड़ा कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान स्टील मिल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अब्दुल जब्बार मेमन साहब, उनका पास बहुत रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि आप हमें टाइम दें, हम आपको 15 दिन के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन दोबारा बहाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इनकी जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के स्टेक होल्डर ग्रुप ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को खत लिखते हुए रज़ाक दाऊद साहब के खिलाफ उन्होंने बहुत सख्त ज़बान पर मबनी खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि रज़ाक दाऊद साहब इस पूरे पाकिस्तान स्टील मिल के बहाली के अमल को सबूताज कर रहे हैं।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके दोस्त इसके अंदर आके इसके मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाए। वो ये पाकिस्तान स्टील मिल्स के अंदर मौजूद लोग इसको बहाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जानिब कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब के खिलाफ पाकिस्तान स्टील मिल्स के स्टेक होल्डर्स ग्रुप ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए, कि दोबारा इस मामले को डिट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। भट्टी साहब, बहुत से सवालात हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक पावर कंपनी को स्टील मिल्स की एक्सपर्टीज, स्टील मिल्स के मामलात का कैसे इल्म है, वो कैसे आपको राय दे सकते हैं कि इसकी निष्कारी की जाए? खैर, अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे जी। ज़राअत पर कम इन्हिसार और दीगर बरामदात बढ़ाने के लिए ग्रांट्स देने का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। रोज़नामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे भी ये खबर है, वहाँ भी आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि जो हुकूमत है उसकी जानिब से इस तरह के फ़ैसले सामने आते रहे। कल या परसों के प्रोग्राम में होती साहब की एक खबर थी जिसमें ये बताया गया था कि सर्विसेज इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, और अब ये सुनने में आ रहा है हुकूमत ज़राअत के बजाय इंजीनियरिंग, आईटी और दीगर नॉन ज़रई सेक्टर्स जो हैं उन पे उनके फ़रोग़ के लिए कुछ इक़दाम करना चाह रही है। और इससे पहले हमने देखा कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान डिपेंडेंट था, पाकिस्तान की जो मईशत की बात की जाती थी, उसमें एग्रीकल्चर का मेन रोल था। और अभी ज़राअत के शोबे के जो मसाइल अपनी जगह हैं, किसानों के मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन ये फ़ैसला क्यों किया गया है? क्या ज़राअत के शोबे की बेहतरी की तरफ हुकूमत उस तरह तवज्जो नहीं देना चाहती जो मुतबादिल का इंतज़ाम किया जा रहा है? जतोई साहब, आपकी खबर है, इस फैसले के पीछे वजूहात क्या है? जी बिल्कुल, इस आपकी बात बजा है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, 70% से ज़्यादा जो हमारी आबादी है, रोज़गार समेत दीगर इन्हिसार इसी के ऊपर है। लेकिन अब हुकूमत ने ज़राअत के साथ साथ मुतबादिल जो है वो भी उसके ऊपर भी गौर करना शुरू कर दिया है, ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, जो कि बढ़ने की वजह हमेशा कम होती हमें नज़र आ रही है इस वक्त, उसमें बढ़ाया जा सके। उसकी मेन वजह यह है कि ज़राअत का ज़्यादातर इन्हिसार कुदरती उस पर होता है, जो आफात होती हैं और दीगर जब चीज़ें आती हैं तो फिर हमारे एक्सपोर्ट में कमी आती है। हमने देखा है माजी में जब सैलाब आते हैं, तूफ़ान आते हैं, कभी खुश्क साली आ जाती है, कभी पेस्टिसाइड्स गलत किस्म के इस्तेमाल करने से फसलें तबाह हो जाती है, कभी तेले का हमला हो गया। तो इन सब ज़री बीमारियों का इलाज का भी हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ हुकूमत ने यह डिसीजन लिया है कि हम ज़राअत के साथ साथ दीगर जो हमारे जदीद तकाज़ों के हम अहम आहंग बनाने के लिए हमारे एक्सपोर्ट को उसके पर इक़दाम उठाए जाए। ख़ास तौर पर आई.टी सेक्टर के हवाले से, इंजीनियरिंग का सेक्टर है, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के पहले से मौजूद हैं, पंखे बन रहे हैं, खेलों का सामान है और दीगर जो चीज़ें उनको भी प्रमोट किया जाए, उनको आगे ले जाया जाए। इसके लिए सब्सिडी दी जाएगी, उसके लिए ग्रांट्स दी जाएगी। उस सवाल से पूरी हिकमत अमली तय कर ली गई है, उस पर अमल दरामद भी शुरू किया जा रहा है और कुछ उसमें मज़ीद बेहतरी के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसकी मेन वजह यही नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की जो हमारी एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने यह भी डिसीजन लिया है कि ज़राअत के मैदान में भी तरक्की की जाए, उसकी वैल्यू एडिशन की जाए। हमारी सबसे बड़ी बात की समझ ये है कि हमने हमेशा रॉ मटेरियल को तरजीह दी है, उसकी एक्सपोर्ट की है। और अगर इस साल हम देखते हैं कि पाकिस्तान की काटर एक्सपोर्ट में कमी हुई है तो हम फिर बाहर से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास कोई मुतबादिल ज़राए नहीं है। इसके साथ एक और तजवीज़ भी है कि हम देखते हैं जो मिनिस्ट्री कामर्स और सनत पैदावार को दी गई है, वो तजवीज़ ये है कि इस वक्त दुनिया में 70% से ज़्यादा पोलिस्टर इस्तेमाल हो रहा है और जो कॉटन है उस पर इन्हिसार कम किया जा रहा है। और पोलिस्टर का जो मेन जो सोर्स है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बेसिकली वहीं से ये किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से भी काफ़ी हद तक तेल की पैदावार होती है तकरीबन, तो उसको भी ज़ाय होने की बजाय उसको भी इस्तेमाल में लाया जाए, इन तजावीज़ पर भी गौर किया जाए। इसके साथ साथ अभी हाल ही में मुशीर तिजारत ने जापान का दौरा किया था। जापान के साथ मुज़ाकरात किए गए जब कि आप हमें मराद दें बांग्लादेश और दीगर ममालिक की तरह, तो उन्होंने बजाय इस पर दिलचस्पी देने के लिए उनके 2-3 तहफ़्फ़ुज़ात थे। बाहर के जो हमारे सोर्स बताते हैं हुकूमत ने काफ़ी हद तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ात उनका था चीन के हवाले से कि जब चीन आपके पास आकर बैठा है तो हमें आप कैसे सप्रेस देंगे। दूसरे नंबर पर उनका था
था कि इस वक्त जापान के अंदर क्योंकि अफरादी हुकूमत की कमी है, नौजवानों की कमी है, उनका कहना था कि हमें पढ़े लिखे इंजीनियर नौजवान चाहिए, वो भी IT सेक्टर के हवाले से। इस पर बातचीत चाले और ये बहुत जल्द एक खुशखबरी मिलेगी जापान से कि पाकिस्तान के अफरादी हुकूमत को वहाँ पर आने की इजाज़त मिलेगी। उसके लिए क्राइटेरिया भी बनाए जा रहे हैं, इसलिए हुकूमत ने डिसीजन लिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी IT यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया कि IT के शोबे को परवान चढ़ाया जाए, अगर जापान में इसकी ज़रूरत पड़ती है जापान में भेजे जाए, दीगर ममालिक में भी हम एक्सपोर्ट को इसकी IT के हवाले से बढ़ाई जा सके, इंजीनियरिंग के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। और इसकी एक मेन वजह यह भी है कि हम देखते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट दुनिया में हम जो यहाँ पैदा करते हैं, अगर हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें सब्सिडी देनी पड़ती है। इसीलिए ज़रूरत इसी बात की है कि बजाय इसकी हम मुकम्मल इन्हिसार इस पर करें, उसके साथ साथ हम जो जदीद तकाज़े हैं उनके मुताबिक ही काम किया जा सके। और इसके साथ हुकूमत ये भी गौर कर रही है कि लाइफ स्टॉक के शोबे को परवान चढ़ाया जा सके। हम देखते हैं कि हमने हमेशा अपने बिरादर मुल्कों के साथ, दोस्तों के मुल्कों के साथ, जो बजाय इसके कि हम उनको मफादा लेते तजारती, उनके साथ हमने इमदाद पर इन्हिसार किया। छोटी सी इसमें बात मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, अगर हम सऊदी अरब के साथ तेल के बदले में अगर लाइफ स्टॉक का मुआहदा कर ले, आप देखें हर साल हज के मौके पर लाइफ स्टॉक की बड़ी मकदार उनको ज़रूरत होती है। वो बजाय इसके पाकिस्तान से मुस्लिम मुल्क से मंगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पर इन्हिसार करते हैं। अगर एक यही मुआहदा कर लिया जाए कि आप लाइफ स्टॉक के बदले हमें तेल दें, तो काफ़ी हद तक हम ज़र मुबाइला को बचाया जा सकता है। यकीनी तौर के ऊपर ज़राअत के अलावा दीगर शोबों के ऊपर भी इन्हिसार करना होगा। IT के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कुछ काबिल कदर ग्रोथ देखने में ये कि गुज़श्ता माली साल के दौरान $3 अरब की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जबकि अपने प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात की थी, उनका कहना था कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ये पोटेंशियल है कि हम $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट से 1 से 2 साल में ले जा सकते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना होगा, लेकिन सुस्त रवि का शिकार हैं। क्या गवर्नमेंट ने IT सेक्टर के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी बनाने का फैसला किया है या कोई प्लान किया जा रहा है कि किस तरीके के साथ IT सेक्टर के अंदर हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है? जी बिल्कुल, हमारी जो अभी जो दौरा कर की है टीम मुशीर तिजारत की सरबराही में, उन टीम का कहना था कि इसके ऊपर हमने पूरा एक प्लान तैयार कर रहे हैं। उस प्लान को बहुत जल्द हम सामने ले आएंगे और नए साल में नई खुशखबरी मिलेगी। हमारे जो नौजवान हैं IT एक्सपर्ट इंजीनियर्स, उनको चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि पाकिस्तान के हमारे से जो चाहे ताजर हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, बाकी भी जो लोग हैं, हमारा जो रुझान रहा है वो यूरोप की तरफ रहा है, जापान और दीगर ममालिक की तरफ हमारा रुझान बहुत कम रहा है। अब इस हवाले से भी हमें चाहिए कि इन ममालिक की तरफ तवज्जो दें और उनके जो खदशात थे चीन के हवाले से, वो भी पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर उनको जो है ना उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो चाहते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करें, नए तरीके जैसे डिज़ाइन बनाया जाए, उसकी सर्टिफिकेशन की जाए, उसको वैल्यू एडिशन की जाए, उसके साथ साथ ट्रेड मार्क और दीगर जो इशूज़ हैं उसके ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है, ताकि पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम अहम किया जाए। ठीक, जो सब बहुत डिटेल में आपने बताया कि हुकूमत जो है वह मुतबादिल जो ज़रिए हैं बरामदात बढ़ाने के उन पर भी गौर कर रही है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि ज़राअत जिससे ज़्यादातर कम आमदनी वाले लोगों का ताल्लुक है, इन्हिसार है, उनके लिए भी क्या, जिस तरह सफ़र कर रही है ज़राअत की इंडस्ट्री, उसके लिए भी क्या हुकूमत के पास कोई प्लान है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। तैमूर खान पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर, आपकी खबर है कि कबायली अजला के तालीम और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तस फंड्स में कटौती कर दी गई है। इस कटौती की वजह क्या ये तो नहीं कि जो कबायली इलाका जात हैं उनका KP में इंजमाम का फैसला किया गया, तो शायद इस वजह से फेडरेशन जो है वो फंड्स ना दे रही हो, या कोई और वजह है? और किस तनासुब के साथ ये कटौती की गई है और ये फंड्स में कटौती के नुकसानात क्या हो सकते हैं? जी, कबायली अजला है, 7 अजला कबायली हैं, उनके लिए एनुअल ADP आता है फेडरल की जानिब से, वो 24 अरब रुपए तकरीबन ऑलमोस्ट उनको मिलते हैं DP की मद में। और उसमें मेरे ख्याल में 20% तक उस पर कटौती की गई है। तो इस वजह से उस 20% को एडजस्ट करने के लिए हुकूमत ने हर सेक्टर में इसको एडजस्ट किया है और कुछ कटौती की है। लेकिन अगर हम देखें जो कबायली अजला हैं तो वो वार ऑन टेरर की जद में रहे, और वहां पे अगर हम हेल्थ की देखें तो हेल्थ की सहूलियात ना होने के बराबर है। वहां के सारे लोग पेशावर में आते हैं इलाज करने के लिए, या जो
मर्दान और जो बनू है, इस तरह के जो कबायली अजला के करीब पड़ते हैं, वहां पे इलाज करने के लिए आते हैं। अगर इसी तरह हम देखें तो कबायली अजला के जो लोग हैं उनकी ज्यादातर जो जिंदगी बसर करने का जो डिपेंड करते हैं वो एग्रीकल्चर पे करते हैं और इसके अलावा मवेशियों पे करते हैं। लेकिन वहां भी हम देखें तो मवेशियों का कोई अस्पताल वहां पे नहीं है। फाटा के अजला में जो कबायली अजला है वहां पे नहीं है। इसी तरह कम्युनिकेशन की का सिस्टम जो है वो बहुत ही खराब है वहां पे, उसमें भी कटौती की गई है। वहां पे पानी का बहुत बड़ा मसला है, इरिगेशन में कटौती की गई है। तैमूर, तालीम के शोबे में 40 करोड़ 47 लाख और 37,000 रुपए का जो फंड था उसकी कटौती की गई है। फिर इसी तरह सेहत के शोबे में कटौती की गई है, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के शोबे में कटौती की गई है। पहले से बहुत से मसाइल हैं, बिलखुसूस जो कबायली इलाका जात हैं उनमें ये फंड्स मुयस्सर ना होने के बाद मजीद मसाइल कितने बढ़ सकते हैं? जी अब्बासी साहब, आप देखे कि जो कबायली अजला है, जो फाटा सेक्रेटेरिएट जो था, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, फिगर जारी की है और उसके मुताबिक 1400 स्कूल जो है वार एंड टेरर में डैमेज हो चुके हैं। अगर 1400 स्कूल डैमेज हो चुके तो उनमें से 900 स्कूल की दोबारा बहाली तो की गई है, लेकिन उसके 400 तकरीबन लगभग स्कूल है वो अभी भी डैमेज है। तो आप खुद अंदाजा लगाए, अगर 400 स्कूल डैमेज है तो वहां पे कितने बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते, और अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा और वे उनका मुस्तकबिल क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगाए। वहां पे इस तरह की फैसिलिटीज की कमी है। अगर आप हेल्थ के सेक्टर में देखें तो फैसिलिटीज की कमी है, अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में देखें तो फैसिलिटीज की कमी है, इसी तरह आप हर सेक्टर में देखें तो फैसिलिटीज की कमी है। और जो वार एंड टेरर में इफेक्ट हो चुका है, तो हुकूमत को यह चाहिए था कि वह उसको प्रायोरिटी में रखते और वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोकस देते, और खासकर एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटीज, क्योंकि वार एंड टेरर के लोग वहां बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, साइकोलॉजिकली लोग मुतासिर हो चुके हैं। वहां पे साइकोलॉजिकल इनको दोबारा रीइंस्टेट करना, उनकी मेंटल बहाली के लिए हुकूमत ने क्या किया है? अभी तक कुछ नहीं किया है। वहां के सारे लोग पेशावर ही आते हैं, पेशावर के अस्पतालों में ऑलरेडी एक बर्डन है, तो मसाइल बहुत ज्यादा है और हुकूमत को चाहिए कि इनको सॉर्ट आउट करने के लिए वो खुद सोचे और किस सेक्टर में ज्यादा उनको तवज्जो देनी चाहिए। तो उस सेक्टर से तो हुकूमत को चाहिए कि उससे कटौती ना करे। अगर वो हेल्थ से भी कटौती करते हैं, एजुकेशन से भी कटौती करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत की नाकामी है और जो वहां पे पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं उनकी नाकामी है। वहां के लोगों के जो है डिपेंडेंट जो है वो ज़राअत पे डिपेंड करते हैं, वो मवेशियों पे डिपेंड करते हैं। वहां पे उसके लिए कुछ नहीं है, ना कोई इकदाम किए गए हैं, ना कोई पॉलिसी है हुकूमत के पास कि उन लोगों को कुछ प्रोवाइड करे। तो ऑटोमेटिकली उन लोगों में जो एक एहसास महरूमी पाई जाती है तो उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। और वहां के लोग अभी भी जो है ना, इनको पता चल गया है, वो जो वहां के कबायली अजला के जो लोग हैं, तो वो इसमें भी जो है ना परेशान है कि ऑलरेडी हम सफर कर चुके हैं और उसके बावजूद जो है ना हमारे फंड से कटौती की जा रही है। तो ऑलरेडी एक अजीब सी सिचुएशन है और वो अजीब सी सिचुएशन से वहां के लोग गुजर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि कम्युनिकेशन के लिए, ज़राअत के लिए और इसी तरह माल मवेशियों की जो बेहतरी के लिए और एजुकेशन और हेल्थ के लिए खासूसी तौर पर इनसे कटौती ना करे और आल्दो वहां पे उस सेक्टर में फंड में इजाफा करे। जी अच्छा तैमूर खान, कबायली इजलाक के अंदर तलीम का शोबा बुरी तरह से पहले ही मुतासिर था। वहां पर 2-2 तलीमी साल गुजर जाते थे लेकिन बच्चों को दरसी कुतब नहीं मिला करती थी। गवर्नमेंट ने कहा था कि वादा किया था कि हमने कबायली इजलाक के अवाम को मुल्क के दीगर इलाकों के बराबर लेके आना है, तो वहां पर यकीनी तौर पर सेहत और तलीम की सहूलियात फराहम करना लाजिम था। इजाफी फंड्स मुख्तस होने थे, इजाफी फंड्स खर्च होने थे कबायली इजलाक के लिए, लेकिन यहाँ पर उलट मामलों के फंड्स की कटौती हो गई। मुतलका हुकाम ने क्या जवाब दिया है कि फंड्स जो इजाफी फराहम होने थे कबायली इजलाक के लिए, जो कमिटमेंट की गई थी सालाना 150 रुपए से जायद की रकम थी, वो रकम कब किस माली साल से मिलना शुरू होगी कबायली इजलाक के लिए? भट्टी साहब, ये एक अजीब सी सूरत हाल है। अगर आप देखें तो ये तो जम तो हो गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास, वैसी के पास इस तरह की वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वहां के हालात को हैंडल करें। वहां पे ऑलरेडी बहुत से मसाइल हैं। एक रिपोर्ट जो जारी हुई सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 73% बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। तो उनको स्कूलों में ले आना, किस तरह ले आएंगे, क्या पॉलिसी है, क्या करेंगे, कुछ नहीं है, ना ही हुकूमत को पता है। मुझे एक सोर्स बता रहा था, वो महकमा कानून का है, वो ये कह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा था कि वहां पे जो चीजें हैं उनको इसी तरह ही के जो डीसीज है वो ही चलाए। तो आप खुद अंदाजा लगाए कि उन लोगों के पास तो कोई पॉलिसी नहीं है, ना कोई प्लान है, ना प्रायोरिटीज में ये है। जम तो हो गया, वो तो कहते हैं कि उनको
मुल्क के दीगर जो अजला है या मुल्क के दीगर जो सूबे हैं वहां के लोगों को जो सहूलियात मुयसर है, वहां के लोगों को जो मयार जिंदगी है उन तरह ले आएंगे। लेकिन अगर ग्राउंड पे हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन के सेक्टर में देखें, हेल्थ के सेक्टर में देखें, वहां के लोगों कुछ नहीं, ना फैसिलिटी, वहां के लोगों को इवन यहां तक कि ऐसे इलाके हैं जहां पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। लोग बिजली तक को नहीं जानते कि आया यहाँ के लोग बिजली भी है और बिजली से लोगों को क्या क्या सहूलियत मुयसर होती है। तो आप खुद अंदाजा लगाए कि दावों की हद तक और रियलिटी की हद तक बहुत फर्क है। कबायली इजला के अलावा दीगर इजला के तालीम और सेहत के फंड में भी कटौती की गई है? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो कबायली अजला है, साथ जो कबायली अजला है उसमें कटौती की गई है। उनके लिए जो एडीपी फंड है उसमें कटौती की गई है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए तो मुख्तलिफ सेक्टर में उन लोगों ने कटौती की है। ठीक तैमूर, आपने बहुत डिटेल में हमें बताया। पेशावर से आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो कबायली अजला की जानिब, कबायली अजला के लिए विफाक की हुकूमत की जानिब से फंड्स मुख्तस किए जाते हैं, उनमें कटौती की गई है। सेहत के शोबे में जो फंड्स थे उनमें कटौती की गई, तालीम के लिए फंड्स जो थे उनमें कटौती की गई, रिहेबिलिटेशन का मामला है कबायली अजला में। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि केपी के साथ इंजमाम है, लेकिन फ़ंड्स पहले से अगर कम कर दिए गए हैं तो मसाइल यकीनी तौर पे वहाँ के लोगों के लिए बढ़ेंगे। होती साहब, आपकी तरफ आते हैं। कुछ आदाद शुमार आपने दिए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है आपकी कि जो रकबे हैं, जिन रकमों पे बड़े बड़े ऑफिसर्स के घर मुहित हैं, डीसी हो जाएं, एसएसपी हो जाएं और दीगर जो आला ऑफिसर्स हैं, उससे मुतालिक आपके पास कुछ आदाद शुमार हैं। ये बताइएगा, सरकारी अफसरान के बड़े बड़े घरों और दफातर के लिए मौजूदा हुकूमत पंजाब में, विफाक में कौन सी नई पॉलिसी पे गौर कर रही है? जी, जिस तरह रेलवे की जमीन वागुजार करने के लिए एक बाकायदा इनकलाबी कदम शुरू किया जा रहा है कि रेलवे की वो जमीन जो वागुजार की जा सकती है वो कम से कम वागुजार कर ली जाए चारों सूबों में। इसी तरह अब हुकूमत के सामने एक नया प्लान भी है जिसकी खबर हमें मिली है। वो प्लान ये है कि कम से कम पंजाब की हद तक 35 बड़ी रिहाइशें हैं जो अंग्रेज बना के गया है या अंग्रेज ने उसके लिए जमीन मख्तस की थी और उस पर अभी भी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी पुलिस के जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वो काबिज हैं। इन जमीनों को वागुजार करने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है। अगर ये प्लान बन गया तो बाकी सूबों में भी ये प्लान बनेगा। बाकी सूबों में ये कम है, पंजाब बहुत ज्यादा इंतजामी लिहाज से इसका ढांचा बहुत बड़ा है, लिहाजा यहाँ पे 35 बड़ी रिहाइशगाहें हैं। हो सकता है कि बाकी सूबों में 15, 20 या 10 हों। तो ये जो जमीनें हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कमिश्नर सरगोदा की जो जमीन है उसके घर की वो 104 कनाल है और जो एसएसपी साहिवाल है उसके घर की जमीन 98 कनाल है, 98। और डीसीओ फैसलाबाद की रिहाइश जो है 92 कनाल पे है। डीआईजी गुजरांवाले की रिहाइश 70 कनाल पे है। और अगर इस देखें तो मियां वाली का जो डीएसपी का घर है वो भी 70 कनाल पे है। इसी तरह बड़े बड़े हैं, 9-10 से बड़े बड़े हैं सारे और दरमियान में 25, 20, 30 कनाल के घर हैं। इनकी जमीन वागुजार करने के लिए एक स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। वो स्ट्रेटजी ये है कि या तो राइट अवे ये जगह इनसे ली जाए और किराए पर इनको जगह लेके दी जाए इन कमिश्नरों, डीसी और एसएसपीज को या डीसीओस को, या फिर ये किया जाए कि घरों और जमीनों की घरों की जो जमीनें हैं उनको महदूद करके उनको एक हद तक रखा जाए, बाकी जमीन फरोख्त कर ली जाए या किसी और सरकारी काम में लाई जाए। तीसरी बात यह है कि ये जमीन जो है जब ये फरोख्त की जाए तो ये सारा बजट 35 घरों का लेकर इससे कम से कम 3500 दफातर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अब जमीन महंगी हो गई है। और ये सारी जमीनें शहरों के अंदर हैं। मैंने आपको जिन शहरों के नाम गिनाए उसके अलावा 30 और बड़े शहर हैं जिनमें ये जमीनें हैं, लिहाजा वहां पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है और सबसे ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी पर यही लोग काबिज हैं। यह अंग्रेज ने बनाई थी और इन घरों के इर्द गिर्द फिर टाउन बनना शुरू हो गए। एक तो छावनी थी अंग्रेजों ने बनाई थी, उनके इर्द गिर्द शहर बनना शुरू हो गए और इन घरों के गिर्द जो कि एसएसपी इस पॉलिसी के खिलाफ पंजाब के अलावा दीगर सूबों की में कायम सरकारी रिहाइश गांव पर भी होगा। पंजाब के अलावा तो ये होगा, लेकिन मॉडल पंजाब को बनना है और जिसने शुरू करना है वो पंजाब का वजीर आला है और ये वजीर आजम का अपना भी प्लान है और उनके जो मशीर हैं वो भी यही कहते हैं कि ये प्लान बनेगा
पंजाब में इस पे काम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन जो है वो पंजाब में है और सबसे ज्यादा दफातर भी पंजाब में है। दूसरे सूबों में कोई 10 है, कोई 15 है। तो ये जो प्लान है ये एक इनकलाबी कदम है। रेलवे की जमीन भी ले ली जाए, ये जमीन भी ले ली जाए, तो कम से कम बहुत बड़ा सरमाया टाउन प्लानिंग का तो कम से कम आ सकता है। जो घर बनने हैं वो उनके लिए भी बहुत सारा बजट हाथ आ सकता है। जी ठीक, होती साहब बहुत डिटेल में आपका बहुत शुक्रिया आपका। इब्राहिम रिंद, तैमूर खान, अजहर जतोई और सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आप सबका भी शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज का दिन और आने वाला साल हम सब के लिए खैर व आफियत का बाइस बनेगा।